बात करेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की, जहां पर कैंडिडेट्स डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। इस दौरान दोनों ने 90 मिनट तक एक दूसरे के साथ डिबेट की। डिबेट शुरू होने से पहले कमला ट्रंप के पोडियम तक पहुंची और उनसे हाथ मिलाया। डिबेट में ट्रंप ने कमला पर पर्सनल अटैक्स भी किए और कमला हैरिस पर वामपंथी होने का आरोप तक लगाया। डिबेट में कमला हैरिस 37 मिनट 36 सेकंड बोली, जबकि ट्रंप 42 मिनट 52 सेकंड तक बोलते हुए नजर आए। अमेरिका के 4 मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट और BBC के सर्वे में कमला को विजेता माना गया है। लोगों ने कहा कि कमला ने सवालों का बेहतर जवाब दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपो मार्ट पहुंचकर के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान वो प्रदर्शनी को देखते हुए नजर आए। यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर पार्क विकसित करने की योजना बनाई गई। इसके लिए जमीन की भी व्यवस्था की गई है। 3 कंपनियों ने अब तक सेमीकंडक्टर पार्क में अपनी इकाई लगाने का प्रस्ताव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में भाग लेकर के उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर निर्माण का हब बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की इस दिशा में निर्धारित नीति का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आज का युग सिलिकॉन डिप्लोमेसी का युग है। हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कई देशों से सहयोग बढ़ रहा है। हम देश में भी इस पर काम कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर मिशन पर आज कुछ लोग सवाल जरूर उठा रहे हैं। उन्हें डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में पढ़ना चाहिए। सेमिकॉन इंडिया 2024 में 26 देशों के 836 एग्जिबिटर और 50,000 से अधिक विजिटर भाग ले रहे हैं। भारत दुनिया का 8वां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा ये भव्य आयोजन हो रहा है। और मैं कह सकता हूं, आप सही समय पर सही जगह पर है। वहीं ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में यूपी को हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है और ये उसी मुहिम का हिस्सा है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन, दूरदर्शी नेतृत्व में यूपी ने आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने और इस दिशा में कुछ नए प्रयास हो सके ये काम शुरू किया। पिछले कुछ सालों के दौरान जो प्रयास यूपी में शुरू हुए, आज उसका परिणाम है कि देश के मोबाइल विनिर्माण में 55% का मोबाइल कंपोनेंट के 50% उत्पादन प्रदेश में हो रहा है, यूपी में हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान देने और इस दिशा में कुछ नए प्रयास हो सकें, यह कार्य प्रारंभ किया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस मुद्दे पर आज हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। हिंदू संगठन के लोग बड़ी तादाद में जुटकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। यह मुद्दा हिमाचल प्रदेश की सियासत पर छाया हुआ है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर, अवैध निर्माण के मुद्दे पर कड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने ये कहा था कि संजौली बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो चुका है, चोरियां हो रही हैं, लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं जो कि प्रदेश और देश के लिए खतरनाक है। मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ है। पहले 1 मंजिल बनाई, फिर बिना परमिशन के बाकी मंजिलें बनाई गई। 5 मंजिल की मस्जिद तैयार कर दी गई। प्रशासन से ये सवाल है कि मस्जिद के अवैध निर्माण का बिजली पानी आखिर क्यों नहीं काटा गया है। हमने पहले भी सरकार को कहा था कि हम किसी प्रकार का गैर कानूनी काम या कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, शांति प्रिय ढंग से हम आंदोलन करेंगे, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी और धारा 163 लगा ली है। अब जनता तय करेगी कि वो क्या करने वाली है। ये प्रोटेस्ट पूरे हिंदू के लिए है, पूरे हमारे हिंदू समाज के लिए है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है। अगर आज हमने आवाज नहीं दी तो आने वाला जो हमारा पीढ़ी है वो असुरक्षित है। तो आज हमने आवाज दे रहे हैं, हम एक है। जो मैटर सब जुडिस है, म्यूनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, वहाँ पे उसकी हियरिंग होगी।
तो उसके बाद निर्णय सरकार लेगी। और हमने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको जो है कानून की प्रक्रिया के माध्यम से उसको डिमोलिश किया जाएगा। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के स्टेटमेंट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सोच विभाजनकारी है और राहुल देश विरोधी बातें करते हैं। इससे कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया, लेकिन जब तक बीजेपी है आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। राहुल गांधी ने देश की भावनाओं को आहत किया है। देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। राहुल गांधी विदेशी मंचों पर देश विरोधी बातें करते हैं, ये भी अमित शाह की तरफ से अपने इस पोस्ट में कहा गया है। वहीं राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में भारत का अपमान करते हैं और भारतीयों को शर्मसार करते हैं। राहुल गांधी को भारत से कोई सहानुभूति नहीं है। वो भारत विरोधी ताकतों को मिलते हैं, उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। राहुल गांधी जी अब भारत के प्रति कोई संवेदना भी नहीं रखते। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिका दौरे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी, जिन पर विवाद हो गया है। इन तस्वीरों में राहुल गांधी के साथ भारत विरोधी इल्हान उमर नजर आ रही हैं। अब बीजेपी ने इसे लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रवक्ता अमित मालवीय ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका में इल्हान उमर से मुलाकात की है। इल्हान भारत विरोधी कट्टरपंथी इस्लामिक और आजाद कश्मीर की पैरोकार रही हैं। यहां तक कि मुलाकात को लेकर पाकिस्तान के नेता भी चौकन्ने होंगे। कांग्रेस अब खुलकर भारत के खिलाफ काम कर रही है, ये अमित मालवीय ने कहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच मध्य प्रदेश के पशुपालन, डेयरी, किसान हितैषी मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर भी दोनों नेताओं ने चर्चा की। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार जारी है और इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। सूत्रों के मुताबिक नायब सैनी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और हरियाणा विधानसभा भंग हो सकती है, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है चुनाव से पहले। तो इसी को लेकर के खबर है कि संभवतः ये आज हो जाए। आप जानते हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और फोगाट फैमिली एक बार फिर से चर्चा का विषय है। कुश्ती के द्रोणाचार्य महावीर फोगाट की बेटी बबीता फोगाट पहले ही राजनीति में एंट्री कर चुकी हैं और अब उनकी चचेरी बहन और ओलंपियन विनेश फोगाट और बहनोई बजरंग पुनिया ने पॉलिटिक्स में एंट्री की। विनेश और बजरंग ने 6 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन किया है और कांग्रेस ने विनेश को जिंद जिले की जुलाना सीट से उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि बजरंग को संगठन में समायोजित किया गया है और किसान मोर्चे की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि महावीर फोगाट विनेश के फैसले से खुश नहीं है। बबीता ने भी इस फैसले पर आपत्ति जाहिर की है। फोगाट फैमिली में सब कुछ ठीक नहीं है और राजनीति ने पूरे परिवार को उलझाकर रख दिया है। ये जो निर्णय लिया है, मैं तो अपनी तरफ से ये है, मुझे जो ना इस चीज का दुख है विनेश जो राजनीतिक में आएगी, लेकिन 2028 के चुनाव के 28 ओलंपिक के बाद में उसके बाद में डिसीजन लेती तो बहुत बढ़िया होता है। वहीं हरियाणा की जुलाना विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। विनेश ने हाल ही में पहलवानी के दंगल से संन्यास लिया था और एक तरह से राजनीति में एंट्री की है और वो पहली बार जुलाना से अपना चुनावी डेब्यू कर रही है। मणिपुर में एक बार फिर से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। करीब 16 महीने से हिंसा से जूझ रहा मणिपुर, जहां शांति बहाली की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच राज्य सरकार ने 3 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया। पूरे राज्य में 15 सितंबर तक इंटरनेट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस को 2 दिन और साथ ही 11 और 12 सितंबर को बंद रखने के आदेश भी दे दिए गए हैं। मणिपुर सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने एक आदेश में कहा है कि छात्र आंदोलन और सरकार से बाहरी आक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के चलते स्कूल कॉलेजेस को बंद रखा जाएगा। दरअसल मणिपुर में स्कूल 8 सितंबर से ही बंद है। कहा यह गया कि अगर स्थिति में सुधार नहीं आता तो इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। दिल्ली की कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 25 सितंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, उसको एक्सटेंड कर दिया है। सीएम केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई और इसी को लेकर के ये फैसला सामने आया।
कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 32वां दिन है। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को डॉक्टर्स को मीटिंग के लिए भी बुलाया। मीटिंग के लिए सीएम ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंची, लेकिन डॉक्टर्स ने पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। साथ ही ये भी कहा कि हम जिसका इस्तीफा मांग रहे हैं वही बैठक बुला रहा है। यह आंदोलन का अपमान है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को न मानते हुए डॉक्टर्स ने 10 सितंबर को स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकाला और प्रदर्शन भी किया। गुजरात के कच्छ में गणेश पंडाल पर पथराव के मामले को लेकर 7 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर की। इसके साथ ही पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। कुछ असामाजिक तत्वों ने गणेश पंडाल पर पथराव किया था। इस दौरान गणेश जी की प्रतिमा को खंडित करने का भी आरोप लगा था। गाजियाबाद में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मानकों का उल्लंघन करने पर बीते महीने कार्रवाई करते हुए 15 ऐसे इंस्टीट्यूशंस रहे जिनके बिजली कनेक्शन काटते हुए बंद कर दिए। 25 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ 44 लाख का जुर्माना लगा। सबसे ज्यादा आदित्य मॉल पर 2 करोड़ 85 लाख 31,250 रुपए का जुर्माना लगाया गया और जिनके पास एनओसी नहीं है उन्हें एनजीटी के आदेश पर 3 महीने में लेने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू के अखनूर इलाके में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई है जिसमें बीएसएफ का एक जवान जख्मी हो गया। हमले के बाद सेना हाई अलर्ट पर है। इससे पहले राजौरी के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की साजिश को नाकाम करते हुए सेना ने सोमवार को 2 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया था। घटना के बाद पूरे एलओसी पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। आतंकियों से 2 AK-47 राइफल, नाइट विजन युक्त M4 कार्बाइन पिस्टल, 8 ग्रेनेड और अन्य सामग्रियां भी बरामद की गई। कानपुर से बड़ी खबर है। फर्रुखाबाद रूट पर मुरेड़ी क्रॉसिंग पर कालिंदी एक्सप्रेस को बेपटरी करने की साजिश के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक टीम की जांच में पता ये चला कि साजिशकर्ताओं ने घटनास्थल से ट्रैक के किनारे किनारे काफी दूर तक ज्वलनशील पदार्थ का छिड़काव भी किया ताकि हादसे में उठी मामूली चिंगारी भी बड़ी आग का रूप ले ले। आपको ये भी बता दें कि फॉरेंसिक टीम को मौके से ज्वलनशील पाउडर, पेट्रोल और माचिस की तीलियां भी बरामद हुई है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि साजिशकर्ताओं ने रेल लाइन पर पड़े बोल्डर को हटा करके तकरीबन 5 से 10 इंच तक गड्ढा खोद करके उसमें गैस सिलेंडर भी रखा था। उत्तर प्रदेश में बीती रात बड़े स्तर पर आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ। शासन ने कई आईपीएस अफसरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया। रायबरेली जिले के एसपी अभिषेक अग्रवाल का नाम भी इसमें शामिल है। उनकी जगह यशवीर सिंह को जिले की कानून व्यवस्था की कमान सौंपी गई है। आईपीएस अभिषेक अग्रवाल को नई तैनाती आगरा कमिश्नरेट में दी गई, जहां बीते दिनों लूट केस में एक निर्देशक को जेल भेजा गया था। इसको लेकर भी पूरा मामला अब सामने आया है। एक तबादलों की लिस्ट जारी हुई।